अस्थि शारीर हमारे पेपर 1 का सिलेबस पॉइंट नंबर 4। पहली है अस्थि की निरुक्ति और उसकी डेफिनेशन। अस्यते इति अस्ति। अस्यते यानी कि जो अस धातु है, रूट वर्ड है, उसमें तिन प्रत्यय सफिक्स लगाकर अस्थि शब्द बनता है। तस्मात् चिर विनिष्टेषु त्वक् मांसेषु शरीरिणाम् अस्थीनि न विनश्यति साराणि एतानि देहिनाम्। आचार्य सुश्रुत अस्थि के बारे में कहते हैं कि मृत्यु के बाद जब डेड बॉडी को दफनाया जाता है तब त्वक है, मांस है, यानी कि स्किन, मस्कुलर टिश्यू, सारा कुछ, नर्व्स, जो भी सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स है शरीर के, वो सारे डीके या फिर डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन जो लास्ट स्ट्रक्चर जो बचता है उसे कहेंगे हम अस्थि। अस्थि क्या है? ये पूरे शरीर का सार है। अभी अकॉर्डिंग टू शब्द स्टोमकर, इसमें क्या है? अस्थि का एक सिनोनिम बताया है, हार्ड। और ये इसमें भी यही बताया है कि जो पार्ट मृत्यु के बाद भी बहुत लंबे समय तक रहे या फिर डिकम्पोज ना हो, उस पार्ट को कहेंगे हम अस्थि। अभी अकॉर्डिंग टू हलायुष कोश, हलायुष कोश क्या कहते हैं? मासम आभ्यंतरस्थे हार्ड इति। मांस के जो अंदर जो हार्ड यानी कि जो बोनी स्ट्रक्चर है उसे हम अस्थि कहेंगे। अस्यते क्षिप्यते यत् अस्थि। मांस के अंदर जो हार्ड यानी कि जो बोनी स्ट्रक्चर रहेगा उसे कहेंगे हम अस्थि। अभी ये जो ग्रीन लाइन में जो श्लोक दिया है ये इम्पोर्टेंट है। ये इधर उपमा बताई है, एक कंपैरिजन किया है या फिर एक सिंपल एग्जाम्पल दिया है जिससे आप अस्थि को समझ सको। क्या है देखते हैं। यथा ही सार वृक्षस्य तिष्ठन्ति आभ्यंतर आश्रित एवं अस्थिनि जंतूनां शरीरम ध्रियते। जैसे कि सारे वृक्ष का सार उसके थड़ यानी कि ट्रंक में रहता है, वैसे ही सारे शरीर का, मानव शरीर का जो सार है वो अस्थि में रहेगा। जैसे कि हम वृक्ष को काटेंगे बीच में से तो उसके मिडल पोर्शन में हमें हार्टवुड, सेपवुड ये मिलेगा, ये है उसका सार है। उसी तरह हमारे ह्यूमन बॉडी में कोई एक स्ट्रक्चर को काटेंगे तो मिडल मोस्ट पोर्शन या जो चीज़ जो उस पार्ट को धारण किए बैठी है, विथहोल्ड किए बैठी है, वो हमें मिलेगी, उसे कहेंगे हम अस्थि। अभी अस्थि के सिनोनिम्स। स्यात् कर्परः कपालो अस्त्री किकिसम कुल्यम अस्थि। अमरकोश में ये अस्थि के पर्यायी शब्द बताए हैं। क्या है? पहला किकिस। किकिस यानी कि जो स्ट्रक्चर हार्ड है, फर्म है, कॉम्पैक्ट है, उसे कहेंगे हम किकिस। अभी है कुल्यम। कुल्यम ये शब्द अस्थि के लिए यूज किया है, बोन के लिए यूज किया है, जो बोनी स्ट्रक्चर है उसे डिनोट करने के लिए। अभी है कपाल। कपाल शब्द हम गुजराती में भी कपाड़ આપણે કહીએ ને, લલાટ, ફોરહેડ ને કપાળ કહીએ, એ જ કપાલ કોને કીધું છે? સ્કલ, क्रेनियम और स्कल बोन को डिनोट करने के लिए कपाल शब्द यूज किया है। अभी है अस्त्री। जो शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है, उसे है अस्त्री। अभी है मेदोजम। मेद धातु से जो जन्म लेता हो उसे कहेंगे हम अस्थि। मेद के बाद के ट्रांसफॉर्मेशन से जो बने उसे कहेंगे अस्थि। अभी फॉर्मेशन ऑफ अस्थि, अस्थि कैसे बनेगी? मेद से बनी ये हमने पढ़ा, लेकिन उसका क्रम क्या है ये देखेंगे।
रसाद रक्तम ततो मांसम, मांसान मेद प्रजायते। रस से रक्त की उत्पत्ति, रक्त से मांस की उत्पत्ति, मांस से मेद की, और मेदसो अस्थि, मेद से अस्थि की उत्पत्ति बताई गई है। आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने सेम रेफरेंस दिया है। श्लोक में भी आप देखोगे ये जो शब्द है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। अभी अस्थि क्या है? इट इज अमोंग सप्त धातु, 7 धातु में से एक है, और इट इज फॉर्म फ्रॉम सार ऑफ मेद धातु। मेद धातु के सार भाग से जो बना है उसे हम अस्थि कहेंगे। वो कैसे बनेगा? मेद धातु पर मेद धातवाग्नि काम करेगी और मेद धातवाग्नि के पाचन से अस्थि बनेगा। अभी है अस्थि स्वरूप। अस्थि किससे बनेगी? उसका स्वरूप क्या है? उसका जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है ये क्या है? पृथ्वी अग्नि अनिल आदि नाम संघात स्व उष्मणाकृत। किससे बनेगी? 3 महाभूत यहाँ पे बताया है, पृथ्वी, अग्नि और अनिल। सर्वद्रव्यम 5 भौतिकम अस्मिन् अर्थे। सारे जो द्रव्य है वो 5 महाभूतों से बने हैं, परंतु फिर भी इन 5 महाभूत में से कौन सा वो महाभूत है उसका आधिक्य है, ये उसका स्वरूप कहलाएगा। यहाँ पे अस्थि का स्वरूप क्या है? पृथ्वी, अग्नि और अनिल, ये 3 महाभूत है। इसका ज्यादा से ज्यादा पोर्शन अस्थि में है। इसके अलावा भी दोनों आकाश और जल महाभूत भी रहेंगे अस्थि में, पर वो बहुत कम प्रोपोर्शन में रहेंगे। यहाँ पे बताया है कि as we have seen that अस्थि has predominance of पृथ्वी and वायु महाभूत। अस्थि में कौन सा महाभूत सबसे ज्यादा रहेगा? पृथ्वी महाभूत, जो उसको कठिन बनाएगा, और वायु महाभूत। हम आश्रय आश्रयी भाव से, ये आप क्रिया शारीर में पढ़ोगे, आश्रय क्या है, आश्रयी क्या है। आश्रय यानी कि धातु जो है हमारे उसे आश्रयी बोलते हैं, और उसमें एक आश्रयी, जो आश्रय यानी कि एक घर है, वो आश्रय है जहाँ पे हम रहते हैं, और आश्रयी वहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं, तो हम क्या है? वहाँ के आश्रयी। ठीक है, तो इसका आश्रय क्या रहेगा? वात दोष। तत्र अस्थिनि स्थितो वायु। यहाँ पे अस्थि में क्या बताया है? कौन आश्रयी है? वायु है, वो आश्रयी है। और आश्रय क्या है? जो उसका वायु का घर क्या है? वो है अस्थि। अभी टाइप्स ऑफ अस्थि। अस्थि का हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। आचार्य सुश्रुत ने बताया है, अस्थिना स्थान विशेषेण धर्म विशेष नाम विशेष पंचविध। स्थान के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, यानी कि वो क्या फंक्शन करते हैं उसके हिसाब से, और नाम के हिसाब से, ये 5 प्रकार के हैं। लेकिन अभी हम कौन सा पढ़ेंगे? उसके रचना यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर है, इसके हिसाब से अस्थि का क्या क्लासिफिकेशन रहेगा। एतानी पंचविधानी भवंती, वो भी 5 प्रकार के रहेंगे। उसका जो लुक है, अपीयरेंस है, उसके हिसाब से भी 5 प्रकार के अस्थि है। कौन कौन से हैं? तद्यथा कपाल, रुचक, तरुण, वलय, नलक, संज्ञकानि। कौन कौन से? पहला है कपाल, दूसरा है रुचक, तीसरा है तरुण, चौथा है वलय और नलक। ये मेन क्लासिफिकेशन इसका उसकी रचना यानी कि अपीयरेंस के हिसाब से किया गया है। लेकिन फिर भी ये अपीयरेंस के अलावा भी इनमें थोड़ा थोड़ा उसका साइज है, शेप है, वो कहाँ पे स्थित है हमारे शरीर में, उसके अलग अलग विभाग भी इसमें दिए गए हैं। उसका थोड़ा सा माइन्यूट क्लासिफिकेशन भी इसके अंदर दिया है। एक एक हम देखते हैं। पहला है कपाल अस्थि। कपाल नाम से ही है, मैंने बताया, कपाल यानी कि ललाट। ललाट में कौन सी अस्थि रहेगी? हमारे स्कल बोन में कौन सी रहेगी? फ्लैट बोन्स रहेंगे। जो हमारे पैराइटल बोन है, फ्रंटल बोन है, वो कैसे दिखेंगे? फ्लैट,
एक प्लेट जैसे दिखेंगे, उसे कहेंगे हम कपाल अस्थि। श्लोक देखते हैं। तेषां झानु नितंब अंस गंड तालु शंख शीरसु कपालानि। कपालानि कर्पर संजानी। कर्पर यानी कि जो एक फ्लैट स्ट्रक्चर है उसे बोलेंगे। अभी पहली लाइन में ये बताया गया है कि कपालस्थि कहाँ कहाँ पे रहेंगे। झानु, झानु यानी कि हमारा ये नी बोन, इसमें स्पेशली नी में क्या है, पटेला बोन को लिया गया है, वो भी एक फ्लैट बोन है। दूसरा है नितंब, जो हमारा हिप बोन है, हिप बोन का जो इलियम पोर्शन है, ये वाला, ये जो है ये पोर्शन फ्लैट है, इसे भी ये हम कपालस्थि में गिनेंगे। दूसरा है अंश, शोल्डर बोन। शोल्डर बोन वाला कौन सा है, हमारा स्केपुला। स्केपुला भी एक प्रकार का फ्लैट बोन है, कपालस्थि है। दूसरा है गंड, चीक बोन, हमारा मैक्सिला है, मैक्सिला भी एक फ्लैट बोन है। तालु या जो हमारा पैलेटाइन बोन है वो। दूसरा है शंख, शंख यानी हमारे टेम्पोरल बोन्स, ये भी फ्लैट रहेंगे। दूसरा है शिर, यानी कि जो सारे भी स्कल बोन्स है, ये सारे के सारे फ्लैट बोन्स हैं, इसे हम गिनेंगे कपालस्थि के अंडर में। अभी सेकंड, रुचक अस्थि। दशनास्तु रुचिकानि। रुचक अस्थि में सिर्फ एक ही लिया गया है, हमारे दंत यानी कि हमारे टीथ, जो भी हमारे दांत है वो रुचक अस्थि है। इसके अलावा रुचक अस्थि के बारे में और कुछ नहीं बताया गया है। दशना दंता इति अर्थ। दशन यानी कि हमारे जो दांत है उसे हम दशन बोलेंगे। ऑल टीथ इन ह्यूमन बॉडी आर टाइप ऑफ रुचक अस्थि। रुचक अस्थि का ये आप ये फिगर में भी देखोगे, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम रुचक अस्थि। और वो कहाँ पे पाए जाएंगे, हमारे जो दांत है वो रुचक अस्थि है। हम आगे पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ टीथ, ये इसका फिगर है। नेक्स्ट है तरुण अस्थि। नाम से ही तरुण, तरुण यानी कि मृदु, सॉफ्ट। श्लोक देखते हैं। घ्राण कर्ण ग्रीवा अक्षी कोशेषु तरुणानि। तरुणानि तरुण संज्ञानी। तरुण यानी कि मृदु, जो मृदु अस्थि हमारे शरीर में है उसे कहेंगे हम तरुण अस्थि। कहाँ कहाँ पे मिलेंगी, घ्राण कर्ण ग्रीवा अक्षी कोशेषु, यानी कि जो अक्षी कोश, कोश यानी कि सेल, जो हमारा आईबॉल है उसका आउटर पोर्शन है वो कैसा रहेगा, तरुण अस्थि से बना रहेगा, सॉफ्ट टिश्यू से। तरुण अस्थि को हम सॉफ्ट बोन के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, या फिर हमारे जो कार्टिलेजेस है उसके साथ भी हम कोरिलेट करेंगे। हम आगे पढ़ चुके हैं मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हमने दो चीज़ पढ़ी, बोन्स और कार्टिलेज। जो स्केलेटल में क्या आएगा कि जो सिस्टम हमारे शरीर को आधार या फिर धारण किए बैठी है, एक फर्मनेस प्रोवाइड किए बैठी है या फिर शेप दिए बैठी है, उसे कहेंगे हम स्केलेटल सिस्टम। इसमें बोन्स और कार्टिलेजेस दोनों आएंगे। यहाँ पे कार्टिलेज को भी तरुण अस्थि कहा गया है। जैसे कि घ्राण, जो नेजल कार्टिलेजेस है ये घ्राण। ईयर कार्टिलेज, जो हमारा ईयर पिन्ना है, एक्सटर्नल ईयर, उसे भी हम तरुण अस्थि में कंसिडर करेंगे। ग्रीवा ट्रैकियल कार्टिलेज, जो ट्रैकियल ट्यूब है इसके आसपास राउंड कलर के राउंड शेप के जो कार्टिलेजेस रहेंगे उसे भी हम तरुण अस्थि कंसिडर करेंगे। और लास्ट है आईबॉल। नेक्स्ट वलय अस्थि। वलय यानी कि राउंड, या फिर जिसमें राउंड शेप हो वैसा, आधा राउंड भी हो सकता है, फुल राउंड भी हो सकता है। पार्श्व पृष्ठ उरसु वलयानि, कहाँ पे मिलेंगे, पार्श्व पृष्ठ और उर यानी कि हमारा चेस्ट रीजन,
वलय यानी वलय संजानी, वलय यानी कि राउंड, सर्क्यूलर जिसे बोले, सर्कुलर जो अस्थि है हमारे शरीर में उसे हम वलय अस्थि कहेंगे। कहाँ कहाँ पे मिलेगा? पार्श्व, पार्श्व में क्या मिलेगा? हमारे जो थोरासिक केज, रिब केज के जो रिब्स है इसे हम वलय अस्थि के अंडर कंसिडर करेंगे। ये फिगर में भी दिखाया गया है। ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? राउंड शेप, आधा राउंड, जैसे कट किया हो, लेकिन इसका शेप कैसा है? राउंड है, सर्क्यूलर है। नेक्स्ट है पृष्ठ। हमारे वर्टिब्रा, वर्टिब्रा भी आप अगर देखो तो उसकी वर्टिब्रा की बॉडी रहेगी, वो कैसे रहेगी? राउंड शेप में रहेगी। हाँ, क्वाड्रिलेटरल है, हार्ट शेप रहेगी, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सी सर्कुलर रहेगी। दूसरा है उरह, एंटीरियर बोन्स ऑफ थोरासिक केज। जो हमारे रिब्स है वो पोस्टीरियर से लेके आगे स्टर्नम में फ्यूज होती है, लेकिन जो आगे भी फ्यूज हुए वो स्ट्रक्चर भी कैसे रहेंगे? राउंड शेप के रहेंगे। ये है हमारी वलयास्थि। नेक्स्ट है नलक अस्थि। शेषाणी नलक संज्ञानी, ये चार के अलावा जो भी अस्थियां हमारे मानव शरीर में है उसे हम नलकास्थि कहेंगे। नलक यानी कि एक रोड जैसी, रोड जो सीधा सिलेंड्रिकल शेप, रोड शेप जो होता है वैसा। वो कहाँ पे मिलेगा? हस्त, पाद, अंगुली, तल, कूर्च, नलक आदिशु। हस्त है, हमारे हाथ है, पैर है, अंगुली जो फेलेंजेस है हमारे, वो ये सब कुछ हम नलक अस्थि के अंडर कंसिडर करेंगे। नलक अस्थि कैसा होगा? उसका एक हेड होगा, एक शाफ्ट होगा और एक हमारा एंड होगा। नलक अस्थि को हम लॉन्ग बोन्स के साथ कोरिलेट करेंगे। हमारे मेजोरिटी ऑफ द लॉन्ग बोन्स एक्सट्रीमिटीज यानी कि हाथ और पैर में ही रहेंगे। कहाँ कहाँ पे रहेंगे? अंगुली यानी कि हमारे जो फेलेंजेस है वो। हस्त, पाद, तल, हस्त पाद तल यानी कि हमारा पामर सरफेस और डॉर्सल सरफेस, वहां पे क्या रहेगा? कार्पल्स और टार्सल्स बोन्स रहेंगे, वो भी नलक अस्थि के अंडर आएंगे। अभी है बाहु और जंघा। बाहु में क्या रहेगा? हमारा आर्म में ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, ये सारे बोन्स है नलक अस्थि। दूसरा पैर में क्या रहेगा? हमारा फीमर रहेगा, टिबिया, फिबुला ये रहेगा, ये सारे लॉन्ग बोन्स के अंडर आएंगे जो कि है नलक अस्थि। अभी नंबर ऑफ अस्थि, मानव शरीर में कितनी अस्थि है? अलग अलग आचार्यों के हिसाब से अलग अलग नंबर बताए गए हैं। अभी अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, सुश्रुत आचार्य ने कितने बताए नंबर? टोटल 300 नंबर ऑफ अस्थि, उसमें से 120 हमारी एक्सट्रीमिटीज, हाथ और पैर में बताई है, 117 हमारे ट्रंक में बताई गई है। जो हमारा थोरेक्स और एब्डोमेन है वहां पे 117, और हेड और नेक रीजन में 63 बताई गई है। टोटल नंबर ऑफ अस्थि सेड बाय आचार्य सुश्रुत इज 300। नेक्स्ट हमारे आचार्य चरक ने टोटल नंबर ऑफ अस्थि 360 बताई है। इसमें जो शाखा में 128 अस्थि बताई है, ट्रंक में 141 अस्थि बताई है और हेड और नेक रीजन में 91 अस्थियां बताई गई है। इसमें स्पेसिफिक ट्रंक में आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत में से आचार्य चरक की ज्यादा है, अलग अलग शाखा में भी ज्यादा है, ट्रंक में भी ज्यादा है और हेड और नेक में भी ज्यादा है। आचार्य सुश्रुत ने ट्रंक में हमारे रिब्स है, स्टर्नम है, एक एक को फ्यूज्ड स्ट्रक्चर नहीं माना है। आचार्य चरक ने अलग अलग अस्थियां बताई है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने इनको फ्यूज करके एक साथ लिया है, इसलिए ये डिफरेंशिएशन है। ऐसा नहीं है कि सुश्रुत आचार्य को 300 दिख ली इसलिए उन्होंने 300 लिख दिया, आचार्य चरक ने
360 देखी और उन्होंने 360 लिख दिया, ऐसा नहीं है। आचार्य सुश्रुत ने कुछ स्ट्रक्चर को फ्यूज करके एक साथ 2 या 3 अस्थियों को एक साथ माना है, इसलिए उनका नंबर थोड़ा सा कम है आचार्य चरक से। अभी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एनाटॉमी, हम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न में टोटल 206 अस्थियां है। वो कैसे? 126 हमारे हाथ और पैर में, एक्सट्रीमिटीज में, 44 अस्थि इन ट्रंक, 36 इन हेड और नेक। ये इतना कम इसलिए है क्योंकि हमारे मॉडर्न एनाटॉमी में हमने सिर्फ बोन्स को गिना है, लेकिन हमने जो यहाँ पे देखा कि जो मृदु अस्थियां थी वो भी आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने गिनी है। कार्टिलेजेस को भी अस्थि के अंडर क्लासिफाई किया है, इसलिए उनका नंबर हमारे मॉडर्न एनाटॉमी से ज्यादा है। नेक्स्ट है, ये पूरा टेबल दिया है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्यस। चरक संहिता में आचार्य चरक ने 360 बताया है, अष्टांग हृदय ने भी 360 बताया है, अष्टांग संग्रह में भी 360 बताया है, काश्यप और भेल संहिता में भी 360 बताया है। यानी कि अष्टांग हृदय, संग्रह, काश्यप और भेल जो है वो चरक संहिता का जो नंबर ऑफ अस्थि है वो फॉलो करते हैं, लेकिन सुश्रुत आचार्य ने 300 अस्थि अलग से बताई गई है। इजी टू रिमेम्बर है ये। बाकी सब ने 360 बताया है, लेकिन आचार्य सुश्रुत का क्लासिफिकेशन अलग है, उन्होंने सिर्फ 300 बताया है और मॉडर्न एनाटॉमी के हिसाब से सबको पता होगा ये 206 है टोटल। अभी अप्लाइड एनाटॉमी, अस्थि का अप्लाइड एनाटॉमी में हम क्या पढ़ेंगे? आप 4th ईयर में शल्य में पढ़ोगे भग्न, फ्रैक्चर्स जो है ये भी अस्थि से रिलेटेड है। दूसरा है कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ बोन्स, अलग अलग बर्थ डिफेक्ट्स रहेंगी, कुछ जेनेटिकल रहेंगी, कुछ हेरिडेटरी रहेंगी, ये सब भी अस्थि शरीर के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि एक्स्ट्रा नंबर ऑफ बोन्स, किसी किसी में 206 से ज़्यादा नंबर ऑफ बोन्स पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा नंबर ऑफ फेलेंजिस, यानी कि किसी में एक थंब ज़्यादा हो, जैसे कि ऋतिक रोशन। दूसरा है किसी में कोई उंगली ज़्यादा हो, जैसे कि हमारे 4 उंगली और एक थंब है, किसी में 5-5 उंगली रहती है थंब के साथ, तो इसे कहेंगे हम पॉलीडेक्टिली। इसमें अगर एक उंगली ज़्यादा है तो उसके जो बोनी स्ट्रक्चर्स भी रहेंगे वो भी ज़्यादा रहेंगे। तीसरा है ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियो इट इज़ रिलेटेड टू बोन, पीनिया यानी कि उसका नंबर जो है वो कम हो जाना। ऑस्टियोपेनिया में क्या होगा? जो नंबर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट है जिससे बोन्स बनते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट कोई भी स्ट्रक्चर है वो सेल से बनेगा। अभी बोन जो है उसके सेल का नाम क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ये ऑस्टियोब्लास्ट है वो है बोन्स को बनाने में, रीफॉर्मेशन में मदद करता है। ये ऑस्टियोब्लास्ट का नंबर हमारे शरीर में कम होगा तो उस कंडीशन को कहेंगे हम ऑस्टियोपीनिया। अभी है ऑस्टियोमलेशिया, वो क्या है? एक प्रकार का बोन का कैंसर है। नेक्स्ट है ऑस्टियोआर्थराइटिस, आप इन फ्यूचर आर्थराइटिस भी पढ़ोगे, 2 प्रकार के, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटोइड आर्थराइटिस। दोनों में बोन का इन्वॉल्वमेंट है, फिर भी यहाँ पे जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में बोन का स्ट्रक्चरल इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये डिजेनरेटिव डिजीज है, बोन्स है उसके कुछ कुछ पार्ट ब्रेक डाउन होके वो बोन्स को पोरस कर देंगे, उसमें छेद छेद कर देंगे। आप अगर देखोगे ओए जो ओए यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट का बोन्स का स्ट्रक्चर देखोगे, उसमें किसी किसी में छोटे छोटे छेद होंगे, जैसे कि जो उधई यानी कि जो छोटे छोटे वॉर्म्स आते हैं जो वुड में लगते हैं, वो जैसे वुड को खा जाते हैं और छोटे छेद बना देते हैं, वैसे छेद वाला स्ट्रक्चर हमारे बोन्स में भी दिखेगा ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में। ओके, अभी रिवीजन। आज हमने क्या क्या पढ़ा? पहला है हमने अस्थि की निरुक्ति पढ़ी, अस्यते इति अस्थि, और पढ़ा अस्थि क्या है? जो कि त्वक और मांस के डिकम्पोज हो जाने पर भी
जो आखिर तक बचा रहता है, डिकम्पोज बहुत लेट होता है, उसे कहेंगे हम अस्थि। एक हमने उपमा भी पढ़ी, जैसे कि वृक्ष का सार है वैसे ही शरीर में अस्थि है वो सार है। सिनोनिम्स पढ़े, किक्किस, कुल्यम, कपाल, अस्त्री और मेदोजम। उसका फॉर्मेशन पढ़ा, कौन से धातु से बनता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद और मेद से अस्थि। अस्थि का स्वरूप पढ़ा, 3 महाभूत पढ़े, पृथ्वी, अग्नि और अनिल, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से अस्थि बनेगा। ऑफ कोर्स हमें मेद धात्वाग्नि उसमें चाहिए होगी। नेक्स्ट है नंबर टाइप्स ऑफ अस्थि। 5 प्रकार की अस्थियां हमने देखी। कपाल, फ्लैट बोन्स जो है वो कहाँ पे रहेंगे वो भी देखे। रुचक यानी कि हमारे दंत। तरुणास्थि, ये मृदु अस्थि है, हमारे कार्टिलेजेस। नंबर ऑफ कार्टिलेजेस के हिसाब से ही मॉडर्न एनाटॉमी और हमारे आयुर्वेद का नंबर ऑफ अस्थि है वो डिफरेंशिएट करता है। अभी वलय अस्थि, जो सर्कुलर बोन्स है, हमारे रिब्स है और हमारे वर्टिब्रास है वो। नलक अस्थि हमारे लॉन्ग बोन्स, जैसे कि हुमरस, फीमर, रेडियस, अल्ना, ये सब। नंबर ऑफ अस्थि देखा हमने, सारे आचार्यों के हिसाब से 360 है और अकॉर्डिंग टू सुश्रुत 300 है। एप्लाइड एनाटॉमी हमने पढ़ी, भग्न, कॉन्जेनाइटल एनोमलीज, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोमेलेशिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसके अलावा भी बोन्स की बहुत सारी एप्लाइड एनाटॉमी है, लेकिन यहाँ पे कुछ ही मैंने नोट की है। दैट्स इट।